बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। आज हम करते हैं साइंस का कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट सॉल्व। साइंस के यूपी बोर्ड में क्लास 10th के पेपर में 20 MCQ जो कि आने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस जो आज इस वीडियो में कराए जाने हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इसका। तो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स पार्ट से, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं क्या कहलाता है। तो समझ लीजिए, दो पृष्ठ हैं, उनसे घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो आर पार देख सकते हैं तो यहाँ से क्लियर है कि दर्पण होगा नहीं हमारा, कोई भी नहीं, क्योंकि दर्पण के हम आर पार नहीं देख सकते हैं। त्रिज्या, अब कोई माध्यम है तो त्रिज्या भी नहीं होगी, बचा क्या, गोलीय लेंस। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, गोलीय लेंस। तो दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठीय गोलीय हैं, गोलीय लेंस कहलाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम हमेशा से ध्यान रखेंगे इसमें कि यहाँ पर दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है, तो सभी दर्पण एक जैसा प्रतिबिंब नहीं दिखाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सभी दर्पण का जो ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, सही। देखो, किसी भी MCQ के प्रश्न को करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि अगर हमें सीधा आंसर पता है तो हम सीधा आंसर को टिक कर सकते हैं, और अगर आंसर नहीं आता है तो हम 3 गलत उत्तरों को देखते हैं और बचा हुआ जो चौथा उत्तर है वो अपने आप स्वतः ही सही हो जाता है। तो देखते हैं, इसमें सभी वाला तो गलत हो गया। दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण कैसा दिखता है, तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। परावर्तक मतलब जिस पृष्ठ से परावर्तन होगा वो वाला पृष्ठ। 2 क्वेश्चन के बाद चलिए अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। हमें बताना है कहाँ या फिर कैसा बनेगा। इसमें हमें कैसे वाली स्थितियाँ दी गई हैं। तो एक बार इसका प्रतिबिंब बना करके देते हैं। तो हमारे पास है एक उत्तल लेंस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के साथ हम बनाएंगे मुख्य अक्ष। ये वाली जो रेखा होगी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस के बीचों बीच होता है प्रकाशिक केंद्र। किसी किताब में C तो किसी किताब में O अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। और बाईं ओर होगा F1 तथा 2F1, और दाईं ओर होगा F2 तथा 2F2। प्रश्न में हमें दिया गया है कि उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है। 2f और अनंत, तो अनंत इससे आगे आएगा। तो 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु या बिंब रखा गया है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, या तो वस्तु कहते हैं या बिंब कहते हैं। तो ये वस्तु या बिंब रखा गया है, इसका देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमें 2 अपवर्तन के नियम लगाने हैं। पहला नियम, प्रकाश की किरण वस्तु के सिर से होते हुए निकलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर ये गई। अब वापस किस प्रकार से आएगी, तो वापस हम ध्यान रखेंगे फोकस, यानी कि F2 से होकर के सीधी निकल जाएगी ये, कुछ इस प्रकार से। दूसरा नियम एक सिंपल सा आपको याद रखना है। लेंस के, उत्तल लेंस के अधिकतर क्षेत्र ओनली इन दोनों नियमों से की सहायता से बन जाते हैं। पहला, प्रकाश की किरण समांतर जाती है तो फोकस से निकलती है। दूसरा, प्रकाश की किरण सीधी जाती है C पर, यानी कि प्रकाशिक केंद्र पर या O पर, तो वहाँ से सीधी निकल जाती है।
बिना मुड़े। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण C हम गुजारेंगे और सीधी निकाल देंगे कुछ इस प्रकार से। तो जब ये प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी तो हम देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण कहाँ टकराई है। तो हमने देखा कि ये प्रकाश की किरण कहाँ टकराई है, F2 तथा 2F2 के बीच में, इस जगह पर। तो यहाँ हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीचों बीच तो नहीं बनेगा, लेकिन F2 और 2F2 के बीच में कहीं पर बनेगा। हो सकता है यहाँ, 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 कहीं भी बन सकता है। तो इसका प्रतिबिंब हम देखेंगे कैसा बन रहा है। तो सबसे पहली चीज़, ये उल्टा बन रहा है। तो उल्टा देखिए इन तीनों ही ऑप्शंस में है। फिर देखिए छोटा है या बड़ा है, तो वस्तु बड़ी प्रतिबिंब छोटा। तो वस्तु बड़ी प्रतिबिंब छोटा है, तो छोटे का हमारे पास और यही ऑप्शन है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। तो चौथा क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो देखिए मानव नेत्र यानी कि मानव का जो मानव की आँख का, नेत्र का जो लेंस है वो किस प्रकार से अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, एक वस्तु है, इस वस्तु को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, तो मुझे उस वक्त इस मार्कर के अलावा जो कुछ भी है वो धुंधला दिखाई देने वाला है। अगर मैं इस मार्कर को देखने के बजाय पीछे दीवार को देखने की कोशिश करूँ या कुछ भी इस मार्कर के पीछे की अन्य वस्तु को देखने की कोशिश करूँ, तो उस स्थिति में मुझे मार्कर धुंधला दिखाई देने लगेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी को समायोजित कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। समायोजित का मतलब है एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट कर रहा है वो। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, ये तो एक अच्छा गुण है मानव नेत्र का। अगर ये नहीं होगा तो हम साफ देख नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये अगर हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें आंसर पता है फिर तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता, या समंजन कहते हैं, इसे समंजन क्षमता भी कहते हैं। या फिर अगर हम देखें तीन गलत उत्तरों को देख करके तो हम जानते हैं कि ये तीनों दोषों के नाम हैं, मानव नेत्र के दोष हैं, कोई ना कोई परेशानी है। लेकिन ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इन तीनों से अलग है, तो इस प्रकार से हम बी ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो चलिए ए और बी जो कॉलम है इनका मिलान करते हैं। तो देखते हैं विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वोल्ट। पहले ही देख लेना, पहले का 4 से मिलान हो रहा है, पहले का 4 से इन दोनों में हो रहा है, इसका मीनिंग बी और सी गलत। दूसरे को देखो, दूसरे में दोनों अलग अलग हैं, तो दूसरे को और चेक करेंगे। तो दूसरा विद्युत धारा का एम्पियर, यानी कि दूसरे का पहले से हो रहा है। पहले का हुआ 1 का 4 से, तो हमने देखा 1 का 4 से इन दो में है। दूसरा हमने देखा विद्युत धारा 2 का पहले से है, तो 2 का पहले से ये वाला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और अगर हम बाकी के ऑप्शंस भी मिलाएं तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो इस तरीके से हम इसका मिलान कर सकते हैं और अपना करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। तो अगला देखते हैं, इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है और 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। 2 चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2 चालक तार हैं, इनकी लंबाई पदार्थ समान है। पदार्थ समान है मतलब जैसे कि ये दोनों प्लास्टिक के हैं, तार प्लास्टिक के नहीं होते हैं, तार तो किसी न किसी धातु के होंगे, लेकिन उनका जो पदार्थ है वो समान होगा। जैसे कि ये दोनों प्लास्टिक के हैं, कोई हो सकता है कॉपर का, तांबे का, कुछ किसी का भी होगा, वो पदार्थ समान है। लंबाई समान है, जैसे ये दोनों मार्कर समान लंबाई के हैं, ऐसे ही उन दोनों तारों की लंबाई समान है। तथा व्यास समान है। व्यास का अर्थ ये हो गया जैसे कि इन दोनों ही मार्कर को अगर हम देखें तो इन दोनों मार्कर्स की मोटाई बराबर रहेगी, तो उसी प्रकार से
उन दोनों तारों की मोटाई यानी कि उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहेगा व्यास समान होने से। तो हमने देखा पदार्थ समान है, लंबाई समान है तथा व्यास समान है। तो किसी भी प्रतिरोध इन्हीं तीनों कारकों पर निर्भर करते हैं। तो अब जब ये तीनों ही चीज़ें समान हैं तो वो दोनों समान प्रतिरोध वाले तार होंगे। यानी कि अगर हम दो तार ले लें, जैसे सपोज दैट हमने एक तार ये ले लिया और एक दूसरा तार ले लिया, इन दोनों ही तारों की लंबाई समान, व्यास समान और पदार्थ समान है, तो इसका प्रतिरोध भी R होगा और इसका प्रतिरोध भी R होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम कौन सा है, कुछ इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं दोनों प्रतिरोधों को R1 R2। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं हम, तो RS बराबर क्या हो जाता है R1 प्लस R2। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ तो दोनों ही समान है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा R प्लस R बराबर 2R। ये आ गया श्रेणी क्रम में। और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाने का अर्थ, इनको कुछ इस तरीके से संयोजित किया जा रहा है दोनों तारों को, और इस तरीके से संयोजित किया जाता है। तो इसके लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दोनों हमारे पास समान है तो 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R। तो यहाँ से हमें RP का मान कितना मिल जाएगा, R/2, यानी कि R का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए कि श्रेणी क्रम में R का मान 2 गुना और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में R का मान आधा हो रहा है। देखिए आगे क्या पूछा गया है हमसे, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ऊष्माओं का अनुपात। तो श्रेणी क्रम में हम HS निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम में ऊष्मा कितनी होगी, हम फॉर्मूला जानते हैं I²RT, ठीक है। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला समांतर क्रम में क्या रहेगा, HP बराबर I²RT। करंट दोनों में सेम रहेगा, R दोनों में अलग अलग, यहाँ RS और यहाँ RP। अनुपात निकालना है तो भाग कर दो, भाग करेंगे तो I² से I² खत्म, T से T खत्म, बचेगा क्या RS/RT। RS का मान कितना निकाला 2R, RP का मान कितना निकाला R/2, और यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे, R से R कट जाएगा, 2 से 2 का गुणा 4:1। हमारा आंसर आ गया है 4:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, तो 4:1 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो R के अनुक्रमानुपाती है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ऑप्शन हटा करके भी आप ऐसे कर सकते हो कि हीट जो है वो प्रतिरोध के यानी कि ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है। प्रतिरोध ज़्यादा तो ऊष्मा ज़्यादा, प्रतिरोध कम तो ऊष्मा भी कम। तो श्रेणी क्रम लिखा है सबसे पहले, पार्श्व क्रम लिखा है बाद में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो ऊष्मा भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ ऊष्मा कम है, यहाँ भी ऊष्मा कम है, दोनों ऑप्शन हटा दो। अब यहाँ पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। MCQ में अगर डिटेल में आता है तो आपको करना पड़ेगा, MCQ में ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको देख लेना है, यहाँ पे 2R, यहाँ पे R/2 आ रहा है, तो यहाँ ये 2 का अंतर जो आ रहा है ये मिल करके हो जाएगा 4। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बचेगा 4:1, ये सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम फिजिक्स का 20 क्वेश्चन जो आपके MCQ में आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसमें से टोटल फिजिक्स से 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 6 हो चुके हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का क्या है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए सीधी लंबी परिनालिका, तो सीधी लंबी परिनालिका का जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और अगर हम इसका चुंबकीय क्षेत्र देखें तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र, इस परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इसके भीतर बात की जा रही, सीधी लंबी परिनालिका के भीतर। तो भीतर जो इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो होती हैं समांतर, और बाहर की तरफ इस तरीके से वक्र होती हैं।
इस तरीके से होती हैं। तो अगर हम बात करें भीतर, तो भीतर शून्य होता है, तो शून्य तो नहीं होता क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सीधी लंबी परिनालिका के भीतर भी मौजूद हैं। बी देखिए, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो अगर हम देखें तो पूरे परिनालिका के भीतर हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की तीव्रता या उनकी हम देखें किस प्रकार की वो बनी हुई हैं, तो वो भी एक जैसी हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके सिरे पर सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा होगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। यानी कि इसके भीतर हम किसी भी बिंदु पर देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ कहीं भी देखें, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं, इसीलिए सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र किसका बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सीधी लंबी परिनालिका के जैसा ही चुंबकीय क्षेत्र और किसका होता है, तो आप याद रखेंगे छड़ चुंबक का। तो छड़ चुंबक का भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इसी प्रकार का बनता है जैसा कि सीधी लंबी परिनालिका का बनता है। अब देखते हैं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन और आज का 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। तो संरचनात्मक सूत्र के लिए आपको ध्यान रखना है, पहला ये है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा उधर। ये 4 चित्र बनाए गए हैं। इनमें से सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ये सेलेक्ट करना है। और ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से भी करना है क्योंकि ऑप्शन हमें यहाँ नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन एक्चुअली हमें दिए कहाँ गए हैं, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं नीचे। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करें, जल्दबाजी में ना करें। किस प्रकार से देखिए, तो सबसे पहले देख लीजिए बेंजीन का जो सूत्र है वो होता है C6H6, यानी कि कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। तो पहला तो सिंपल तरीका ये कि आप गिनती कर लें, यहाँ कार्बन गिनो 6 और हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 6 हुआ है। तो अभी इतनी जल्दी में डिसीजन नहीं लेना, आगे भी बढ़ना है। तो यहाँ देखो कार्बन 6, हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन हो रहे हैं 12, 2 गुने हो रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना क्या C6H6, यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है C6H12। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यहाँ भी कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी आप गिनती करेंगे तो 6, C6H6। इसीलिए तो मैंने कहा जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि बेंजीन का सूत्र तो C6H6 है जो कि हमें 2 जगह पर मिल गया। तो अब हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा देख लेते हैं। कार्बन 6 हो गए और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, C6H8, हाइड्रोजन 8 हो गए इसमें। यानी कि यहाँ से क्लियर है कि ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। अब इसका सिंपल सा तरीका याद रखने का ये है कि आपको कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और डबल बॉन्ड 3 होंगे। तो 3 होंगे तो देखिए यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ भी देखिए तो 1 2 3। अगला तरीका क्या है, फिर अगला तरीका ये याद रखिए कि डबल बॉन्ड एक छोड़ करके दूसरे पर, फिर दूसरे को छोड़ के तीसरे पर, कुछ इस प्रकार से। तो देखो ये डबल बॉन्ड, फिर ये छूट गया, ये डबल बॉन्ड, फिर ये छूट गया, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये छूट गया, यानी कि बीच बीच में छूट रहा है, एक एक गैप हो रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C, और यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाला ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए गलती कैसे होती है, मान लीजिए ऑप्शन चेंज कर देते हैं, यहाँ से ऑप्शन अगर चेंज कर दिए जाएँ तो देखो क्या होगा। ऑप्शन चेंज कर दिए जाएँ तो देखो यहाँ पर, चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं C और यहाँ पर कर देते हैं D, यहाँ पर कर देते हैं A और यहाँ पर कर देते हैं B। अब देखिए चेंज ख़त्म। हम तो देख के लगाए आएंगे कि यहाँ पर हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, लगा देंगे तुरंत कि C ऑप्शन करेक्ट है और लगा दिया। लेकिन हमारे ऑप्शन जो नीचे दिए गए थे तो C ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो C ऑप्शन हमें D ऑप्शन में दिया गया है और D ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा ये D ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि C के होते हुए भी D करेक्ट हो रहा है क्योंकि D में C दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना होगा, तो ध्यान रखेंगे आप। अगला देखते हैं केमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन और आज के पेपर का 8वें के बाद 9वां प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी को देख लेते हैं। समजातीय श्रेणी का मतलब क्या है, तो यहाँ से सम का मतलब समान, जातीय का मतलब एक ही जाति से बिलोंग करती हो। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन सी समजातीय श्रेणी हो सकती हैं।
तो यहाँ देखिए, यहाँ OH आ रहा है, यहाँ भी OH आ रहा है, लेकिन ये दोनों सेम है, सेम समजातीय का मतलब इनकी जो जाति है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि ये OH है, ये OH है, ये तो सेम होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा यौगिक सेम नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, CH4 तथा C2H6 देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को देखेंगे तो ये CnH2n+2 इस फार्मूले से बिलोंग कर रहे हैं दोनों। CnH2n+2 यानी कि अगर n का मान हम 1 रखेंगे तो C का मान 1, हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे। ऐसे n का मान अगर 2 रखेंगे तो C का मान 2 और हाइड्रोजन 6 आ जाएंगे। यानी कि दोनों एक ही फार्मूले से हैं, एक ही फार्मूले से, मतलब ये समजातीय श्रेणी है। ऐसे ही तीसरे को देखिए, तीसरे को देखेंगे तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। ये अल्कोहल है क्योंकि OH है, और ये एक अल्केन है, एल्केन है, तो एल्केन है, तो ये भी गलत, ये हमारा सही हो चुका है। चौथा देखिए, आप जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में हुआ था वैसा ही इस क्वेश्चन में भी आपको गलती नहीं करनी है। ऑप्शन हमारे पास ये नहीं है, ऑप्शन हमें नीचे दिए गए हैं कि उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है, यानी कि यहाँ जो दिया गया उसके अनुसार यहाँ सही विकल्प हमें सेलेक्ट करना है, ना कि ऊपर वाले हमारे पास विकल्प हैं। तो ये नहीं देखना है हमें कि हमारा पहला सही हो गया तो हम पहला ही ऑप्शन टिक कर दें, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे चारों पढ़िए, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तब सही आंसर हम बता देंगे। तो अगला देखिए चौथा वाला CH3OH C2H5OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, दोनों एल्काइल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं CH3 C2H5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पहला और चौथा हमारा करेक्ट है। दूसरा तरीका सिंपल सा क्या है कि आपको गैप देखना है कार्बन और हाइड्रोजन का, CH2 का मिल जाए, C2H4 का मिल जाए, तो इस तरीके से अगर आपको गैप मिल जाए बराबर तो वो समजातीय श्रेणी। जैसे यहाँ देखिए, कार्बन कार्बन का गैप, एक कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ 4 यहाँ 6, कार्बन यहाँ पर 1 और हाइड्रोजन यहाँ देखो 4 यहाँ 6, तो गैप कितने का हो गया, 2 का, तो CH2। ऐसे यहाँ भी देख लो, कार्बन 1 कार्बन 2, तो 1 कार्बन का अंतर, यहाँ हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 5, तो यहाँ हाइड्रोजन में 2 का अंतर। तो जहाँ CH2 का अंतर आपको देखने को मिल जाए वो समजातीय श्रेणी कहलाएगी। तो यहाँ से पहला और चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला एवं चौथा हमारे पास ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए गड्ढे से हमने कोई भी खुदाई की, खदान में खुदाई चल रही है, तो वहाँ से जो भी बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आप लोग याद रखेंगे, वो कहलाएगा खनिज। क्या कहलाएगा, खनिज। अब अयस्क क्या होता है, इसी में थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी खनिज है, कोई भी खनिज है, उसके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो खनिज अपने प्योर फॉर्म में नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा। ठीक है, तो अब ऐसे खनिज जिनसे हम धातु को बाहर निकाल लें, साफ करके, शुद्ध करके, शुद्ध धातु को अगर हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे खनिजों को हम एक नया नाम दे देते हैं, और वो नया नाम है अयस्क। और उस खनिज में जो भी हम कह सकते हैं इम्प्योरिटी मिली होती है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल या कुछ भी हम कह सकते हैं गंदगी होती है, तो उसको हम कहेंगे गैंग। जैसे कि कोई भी खनिज है, ज़मीन से निकलेगा तो उस पर मिट्टी लगी होगी, या फिर और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी रासायनिक, तो उन्हें हम गैंग कहेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो इसके लिए आपको एक pH स्केल याद रखना है। pH स्केल याद रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर 0 और 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक याद रखिए। अंग्रेजी के वर्णमाला में ए पहले आता है, बी बाद में आता है। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। एसिड का मतलब अम्ल और बेस का मतलब क्षार। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, शुरुआत में आएगा अम्ल और बाद में आएगा क्षार। बीच में 0 से 14 के बीच में कौन सी संख्या होती है, 7। तो अम्ल का pH मान 0 से लेकर के 7 तक, क्षार का pH मान 7 से लेकर 14 तक। तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि हम जब सवेरे कॉलगेट करते हैं, तो कॉलगेट हम क्यों करते हैं, कॉलगेट होता है क्षारीय प्रकृति का,
यानी कि हमें वो मान उसका अम्ल की तरफ से क्षार की तरफ ले जाना है। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉलगेट का यूज़ करते हैं। कॉलगेट नहीं, कोई भी टूथपेस्ट हो सकता है वो जिसका आप लोग यूज़ करते हैं। तो अब आगे देखेंगे, अम्ल से हम क्षार की तरफ ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे दांत अम्लीय हो चुके हैं, अम्लीय हो चुके हैं। तो अम्लीय हो जाने पर ही दांतों का क्षय प्रारंभ होगा, इतना आपको समझ लेना है। तो इनमें से कोई नहीं गलत, pH 7 होने पर गलत, क्योंकि 7 होने पर ना वो अम्ल ना क्षार। मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, यहाँ पे 5.5 होगा, 5.5 से कम हो गया मतलब अम्लीय हो गया, और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। कब दांतों का क्षय प्रारंभ होगा, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अभिकथन एवं तर्क वाला। इस बार की परीक्षा में अभिकथन और तर्क आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसका तर्क क्या दिया जा रहा है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अभिकथन और तर्क क्या दोनों सही हैं, या फिर सही है तो कौन सा सही है, गलत है तो कौन सा गलत है। सबसे पहले ये चेक करिए। देखते हैं, जिंक है, जिंक है तो हम लिख लेते हैं, चलिए Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, इसके साथ अभिक्रिया करके बना क्या रहा है, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस। बनाया क्या इसने, जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 प्लस H2। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हो जिंक किसे विस्थापित कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तभी जिंक हाइड्रोजन की जगह पहुंचकर Zn और SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना रहा है, और हाइड्रोजन विस्थापित होकर अलग हो रहा है, इसीलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। सही है, बिल्कुल अभिकथन हमारा पूरा सही है। दूसरा क्या है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, जिंक है ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO। इसको आप लोग बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करेंगे तो इधर 2 जोड़ देंगे और इधर भी 2 जोड़ देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी हमारा सही है, तर्क भी सही है। लेकिन आप देख सकते हो कि इन दोनों का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। जिंक और H2SO4, जिंक सल्फेट बन गया, इसका कोई भी दूसरी अभिक्रिया से संबंध बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ देखिए, पढ़िए, दोनों अभिकरण तथा तर्क सही है। ये बात सही है कि दोनों ही चीज़ें सही हैं, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ तो इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, तो स्पष्टीकरण कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तर्क का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है उसका कारण क्या है वो तर्क में दिया जाएगा। तो जो कि हमारा इतना तो सही है, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट गलत है। तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा देख लेते हैं, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, हम देख चुके हैं, परंतु तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हम जानते हैं कि तर्क जो है वो इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, और सही स्पष्टीकरण नहीं है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 13वां। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसे पूरा करना है तो बहुत ही सिंपल है, देखने में आपको भले ही आपने कभी ना देखा हो, बस इतना ध्यान रखिए, जो इधर वही बराबर में इधर, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन भी आपको डबल O दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ देख लो, कार्बन 2 होने चाहिए और ऑक्सीजन भी डबल। तो यहाँ कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, ऑप्शन गलत। यहाँ पर देखिए, यहाँ कार्बन 2 लेकिन ऑक्सीजन 1, ये भी गलत। यहाँ कार्बन 3 हो गए, 1 2 3, ऑक्सीजन तो 2 हैं लेकिन कार्बन 3 हो गए, ये भी गलत। बचा क्या, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, CH3COOH। इस खाली जगह में भर जाएगा CH3COOH। इसका नाम के बारे में बात करेंगे तो नाम इसका क्या होता है, नाम होता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, या हिंदी में से क्या कह देंगे, एथेनोइक अम्ल, क्या कहेंगे इसे, एथेनोइक अम्ल। तो आप लोग याद रखेंगे, इसमें आ जाएगा CH3COOH। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों में इसको पढ़ाया जाता है, इस अभिक्रिया को पढ़ते हैं हम कि एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनता है, जल बनता है साथ में। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 14वां। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। आहार श्रृंखला के लिए याद रखिए, आपको एक त्रिभुज बना लेना है,
जिसे पर्यावरण की भाषा में पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो इसमें पोषी स्तर बनाएंगे अलग अलग, तो आप याद रखेंगे सबसे प्रथम पोषी स्तर जो होता है फर्स्ट वाले नंबर पर, तो सबसे पहले उत्पादक। जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक कौन क्या खाएगा? कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले उत्पादक, उत्पादक को खाने वाले कौन होते हैं? शाकाहारी। उत्पादक में क्या चीज़ आएंगी? तो पेड़ पौधे आएंगे। उत्पादक में पेड़ पौधे, जितनी भी फसलें हैं वो सारी चीज़ें उत्पादक में आ जाएंगी, और उनको खाने वाले कौन हो जाएंगे? शाकाहारी, जो कि दूसरा पोषी स्तर होगा। शाकाहारी को भी जो खाता है आप सब जानते हैं वो कौन होगा? मांसाहारी, जो कि तीसरा पोषी स्तर होगा। और चौथे नंबर पर जो सबको खत्म कर देगा वो कहलाएगा अपघटक। तो याद रखिए, चारों को याद रखिए, पहले पे उत्पादक, दूसरे पे शाकाहारी, तीसरे पे मांसाहारी, चौथे पे अपघटक। तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। हमें पूछा गया तीसरे पोषी स्तर पर, तो तीसरे पोषी स्तर पर कौन है? मांसाहारी प्राणी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें आने वाली बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ मदद प्राप्त हो सके। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।